नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है वो पास्ट लाइफ के ऊपर है, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं छोटा सा अपने बारे में कहना चाहूँगा। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, सीखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। पिछले 27 साल से मैं कंसल्टेंट हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो अपने 27 साल की कंसल्टेंसी का भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्लास के अंदर। और बैच भी बड़ा नहीं बनाना पसंद करता कि मैं अपने स्टूडेंट से बात कर सकूं और जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फीडबैक साथ के साथ होना चाहिए। उसी से ज्यादा आनंद आता है पढ़ाने और पढ़ने में और समझने में कि कितना सही चल रहा है। अगर आपको कोई जिज्ञासा है और अगर आप पूछ नहीं सकते तो कोर्स ज्वाइन करना ही बेकार हो गया, क्योंकि आपकी जिज्ञासा शांत होनी बहुत जरूरी है ना। तो इस वजह से हमको थोड़ा समझना जरूरी है और मैं इस बात को बड़ा ध्यान रखता हूँ। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी की। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, ये जो हमारा 9th हाउस होता है, जिसे हम अपना भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, ये हमारा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस है। हमने पूर्व जन्म में क्या किया था उसी आधार पर हमको हमारा भाग्य मिलता है। ये बात समझ लीजिए। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य डिफाइन होता है। सिंपल छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का है। हम भूलते तो पूर्व पुण्य है। इफ मैलेफिक प्लेनेट आर विजिटेड इन द फिफ्थ भावा, देन इन दैट केस आप पूर्व पुण्य यानी पाप लेकर आए हैं। या दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, यदि पंचम भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो या पंचम ग्रह भाव में पापी ग्रह बैठे हों, वो आपके पूर्व पुण्य के फलों को रोक देंगे। तो अगर आपको पंचम भाव के पूर्व पुण्य का फल चाहिए, तो वो जो ग्रह देख रहे हैं या जो ग्रह बैठे हैं उनकी रेमेडी करने से आपको रास्ता मिलेगा। अदरवाइज में चेक कर लीजिए, आप अपने चार्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो आप अपने चार्ट्स को देखिए और समझिए क्या है क्या नहीं है। सिक्स्थ लॉर्ड, मैंने इस पर रिसर्च करी थी, सिक्स लॉर्ड की जेमिनी के ऊपर, जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, परसों पढ़ाया था शायद जेमिनी के अंदर। सिक्स लॉर्ड जो है वो आपका प्रारब्ध है। और प्रारब्ध के अंदर एक चीज बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। जिसे देखो यार, रेमेडी के पीछे भागता, मैं कहता हूँ यार पहले एस्ट्रोलॉजी को समझ लो, रेमेडी मत करा करो। प्रारब्ध तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है रामचरितमानस में। मेरे को दोहा तो कंठस्थ नहीं है। जाहे विधि राखी राम, ताहे विधि रहिए। ठीक है, जो राम रची राखा, जो भगवान ने लिखा है, इसकी रेमेडी नहीं है भैया, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध टारे नहीं टरे, लिखा है तुलसीदास जी ने। प्रारब्ध टारे नहीं टरे। आपका छठे भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा वो भाव डैमेज हो गया। डैमेज इन द सेंस, उस भाव से संबंधित आपके पेंडिंग कर्म होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न। सो लग्न मीन्स इज योर बॉडी, आपके हेल्थ को प्रभावित कर देगा। ठीक है, और लगना आपका कैरियर भी रिप्रेजेंट करता है। किसने कहा कैरियर नहीं है? कैरियर भी है लगना। तो जहां बैठेगा उस भाव को डैमेज करेगा। इसको मैंने एक्सपेंडेड रूप के अंदर, अब जो रिसर्च भगवान ने मेरे को दी वो मैंने पढ़ाई और कंफर्म भी करवाई क्लास के अंदर, जेमनी के अंदर। तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कल मैं, हम लोग काफी ऐसे क्लास के अंदर, तो मैंने एक टेक्निक सिखाई, 3 या 4 स्टूडेंट ने गाजर का हलवा कंफर्म किया। अभी गाजर का हलवा कहाँ है? और परसों की क्लास में हमने कंफर्म किया अभी दर्जी का लिंक कहाँ से आया, कपड़े सिलवाए या वो किया। तो अच्छा लगा। भटूरे छोले भी निकले उसमें से, जब मैंने इंटरप्रिटेशन भटूरे छोले की गाजर की दर्जी से कपड़े के ऑल्टरनेशन की बात करी।
वो चीजें निकल के आती हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात सीखिए, सेकंड हाउस हमारे संस्कार का होता है। अब सब लोग कहते हैं, हम लोग नॉर्मली भाषा में कहते हैं कि आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। देखिए, सेकंड हाउस का मतलब होता है आप जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर आए हैं, उसमें वर्तमान का वातावरण आपको नए संस्कार देके जाता है। बात समझ में आया? अगर आपके पूर्व जन्म के संस्कार दूषित हैं तो आपको जितने मर्जी अच्छे संस्कार मिल जाए, दूषित बन जाएगा थोड़ी इतनी आसानी से। ये बात समझ लीजिए। अब ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस इज योर हाउस ऑफ योर दानम, डोनेशन। ट्वेल्थ हाउस इज योर डोनेशन हाउस। ट्वेल्थ हाउस 6, 8, 12 में ग्रह नहीं होने चाहिए। इफ समवन इज हैविंग प्लेनेट इन त्रिक भावा मीन्स 6, 8, 12, इसका मतलब वो पूर्व जन्म के कलेश लेकर पैदा हुआ। अब मैं मेरे से चाहे केतु बिठवा लो आप। अब आप कह रहे हो जी केतु मोक्ष का कारण है, ले ले भाई, तेरे को जो मोक्ष मिलता है तुम्हें बता दे। मोक्ष सदैव चतुर्भाव से होता है, 4, 8, 12 का टाइम। जब तक आपका मन खाली नहीं होगा, या तो आप सत्संग भी सुनिए, नहीं सुनना है तो भगवत कथा लेके पढ़ लीजिए। मन तो खाली हुआ नहीं, 12वां भाव देख रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। सर नहीं है। अब केतु इज द कारक ऑफ विच क्राफ्ट, जादू टोने का कारक है, कि गलतफहमी मत रहा ना केतु। सी द डिस्पोजिटर वेयर इट इज बीइंग सिटेड इन द चार्ट, and that dispositor of Ketu is your pending karma. You have to suffer in this birth. So simple. आपका कोई भी लगन हो, 12वें घर में केतु बैठा है, सी द साइन in which sign the Ketu is being seated in the 12th house. See the Lord of Death, where it is seated in the chart. वो आपका कलेश है इस जन्म का, आपको वहां से प्रॉब्लम आ रही होंगी। सिंपल सी बात है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जी मोक्ष है, ले ले भाई तेरे को मिलता है तो। ऐसे कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पहले जातक मन, थर्ड हाउस हमारा फ्री विल है, भावों को पहले समझना है। थर्ड हाउस इज योर फ्री विल। फोर्थ हाउस का मतलब होता है कि आपने मन में क्या सोचा। फोर्थ हाउस का मतलब होता है मन में क्या सोचा। और टेंथ हाउस होता है योर क्रियामान कर्म, आपने सोचा फिर कर्म करे। योर प्रेजेंट कर्मा इज योर टेंथ हाउस। सो व्हाट यू थॉट इन द प्रीवियस बर्थ, दैट इज योर ट्वेल्थ हाउस। What you thought in the previous birth, that is your 12th house. उसका ये भी मीनिंग होता है। हमको मीनिंग पहले समझने चाहिए, ठीक है? तो हम जब तक इन मीनिंग को नहीं समझेंगे, वैसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, दृढ़ अदृढ़ कर्मा। खैर, दिस इज टू बी सीन फ्रॉम द नमांशा ओनली। तो ये चीजें होती हैं, हम इन चीजों को समझेंगे। आगे चलते हैं। अभी मैंने 6th हाउस आपको पेंडिंग कर्म बताया, चलो मैं पूरी चीज ही सिखा देता हूँ, पेंडिंग कर्म की सीरीज ही सिखा देता हूँ। हर भाव से छठा भाव उसका पेंडिंग कर्म है, बात खत्म हो गई। आपने कैसे कहा सिर्फ छठा भाव भी पेंडिंग कर्म होता है? नो, हर भाव से उसका छठा भाव इज द पेंडिंग कर्म। सिंपल सी बात है। 10th हाउस का पेंडिंग कर्म क्या है? थर्ड हाउस, छठा है उससे। जब तक आप अपनी फ्री विल को अच्छे से नहीं एक्सपेंड करेंगे तो आप अपना कैरियर कहां से बनाएंगे? षडाष्टक योग है ना, 6, 8 का संबंध बना। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कैरियर कहां से बन जाएगा भाई आपका? कैरियर तभी बनेगा जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप अपनी विल को एक्सपेंड करेंगे। हर भाव से छठा उसका स्पेंडिंग फॉर्म है। आगे चलते हैं। अब ये एक सूत्र देखिए, अगर किसी के चार्ट में हो तो थोड़ा सुधार कर लें, बुरा ना माने, क्योंकि मैं तो कुछ ऐसा नहीं है। मान लीजिए anyone having sun in the next house from the moon, मून से नेक्स्ट हाउस में किसी के सूर्य देव बैठे हैं। आपने पिछले जन्म में गलत कर्मों से धन अर्जित किया था,
अगर इस जन्म में ये गलती रिपीट हुई, यू विल बी अरेस्टेड। सिंपल सी बात समझ लीजिए, गलत तरीकों से धन अर्जित ना करें। इफ एनीवन इज हैविंग केतु इन द लग्न, यू आर बोर्न टू गो डाउन। आपको झुकना पड़ेगा। जहां केतु बैठा है वहां आपको झुकना ही है, बात खत्म। जहां केतु बैठा है उस भाव के कारक तत्वों को नेवर रिवील टू एनीवन। आई रिपीट माई वर्ड्स। मान लीजिए समवन इज हैविंग केतु इन द 10th हाउस, सो नेवर रिवील योर बिजनेस, नेवर रिवील योर अबाउट योर जॉब। मैं सुबह 9 बजे जाता हूं, मेरा बॉस ऐसा है फलान, और एक खसम नहीं बोलना तेरे को, तेरा केतु बैठा हुआ है। केतु इस कार का हिडन, आप उसको रिवील करेंगे, केतु आपको पेन देगा। आपको वो चीज छुपानी है, रिवील नहीं करनी है। दैट इज योर केतु। हमें ऐसे समझना है। लेट एज्यूम अगर केतु लगन में है, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, ये लाल किताब में भी है थोड़ा सा पॉइंट। हो सकता है आपके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हो। अगर आप उस कुत्ते की सेवा करते हैं या आपके ऑफिस के बाहर बैठता हो, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी तरक्की होगी। ये याद रखना, क्योंकि उस डॉग का और आपका लिंक है पास्ट लाइफ का। ऐसे नहीं आया। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग केतु इन द 8th भाव। शास्त्र सम्मत से चलें तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह अर्थहीन हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं, और पापी ग्रह डबल पापी होते हैं। कीप इट इन माइंड द फॉर्मूला ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर केतु अष्टम भाव में है तो लाल किताब भी ये कहती है कि आपने पूर्व जन्म में डॉग्स को या किसी एनिमल को, कुत्ते को बुरी तरह से टॉर्चर किया था। तो इस जन्म में आपकी गली के आसपास एक कुत्ता होगा, जब भी आप घर से बाहर निकलते होंगे वो आपको फॉलो करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मेल चाइल्ड बर्थ में पता नहीं कई जगह आपने नाक रगड़ी होगी टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ ए मेल चाइल्ड। मेरे एक स्टूडेंट थे ऑस्ट्रेलिया से, नाम मेरे को याद नहीं है। ही इज हैविंग 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, और पुत्र रत्न नहीं है। आगे चलते हैं। अगर आप भागवत कथा कभी सुने या समझे, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनोमय कोश, वो जो मनोमय कोश होता है ना, आत्मा उसी से कैरी होती है अगले जन्म। दैट इज योर मनोमय कोश। मून, मून कैरी द इंप्रेशन ऑफ पास्ट लाइफ। हम क्या सोच के मरे थे, हमारे मन में क्या है जन्म जन्मांतरों की कॉन्सेप्ट्स, वो हमारा मनोमय कोश है। वैसे अवधेशानंद जी की बहुत अच्छी भागवत कथा है, कभी सुनने का मौका मिले तो सुनिए आप उनसे। मैंने 2-3 बारी सुनी है, 2 बारी उनकी भागवत कथा, एक बारी देवी भागवत कथा। तो मनोमय कोश के अंदर सारा होता है। आपका मन पास्ट लाइफ के सारे जन्मों के कर्मों को स्टोर करके रखता है। आई, आप साधारण भाषा में कह सकते हैं आपकी इच्छाएं। लेट अज्यूम आई हैव ए मून इन माय टॉरस साइन, राइट? सो आई डिडंट केयर द फैमिली, आई डिडंट केयर द मनी। As per the Kalapurusha Kundli, the Taurus sign comes in the second house. As per the Kalapurusha Kundli, second house represents saving of money. I could not save the money in my previous birth. दूसरा क्या है, मैंने पैसा कमाया उजाड़ दिया, फैमिली को नहीं दिया। आप चेक कर लीजिए, अगर किसी का भी टॉरस में मून है तो वो धन अपने परिवार के लिए कमा रहा है, अपने लिए नहीं कमा रहा वो, क्योंकि उसका वो ऋण है जो उसको चुकाना है इस जन्म में। हमेशा चीजों को जब तक आप लॉजिक से नहीं पढ़ेंगे, सारी देखिए, एक आधी चीज डिक्टम हो सकती है, सारी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डिक्टम पे बेस है। आप जब भी पढ़ें लॉजिक से पढ़ें, बिना लॉजिक के कभी कोई चीज एक्सेप्ट ना करें। मून टेल्स अबाउट योर डिजायर बेसिकली। अब ये गुरु चंडाल योग भी होता है, पर कल युग में इसको बहुत अच्छा मानता हूं। इफ ए पर्सन लीव द कंट्री, अगर आप ये देश छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, जुपिटर राहु गिव्स यू ना राज योगा। बट अनफॉर्चुनेटली यदि आप इस देश में हैं तो इसका अर्थ ये है कि पूर्व जन्म में
अब जुपिटर क्या है? गुरु है। जुपिटर क्या है? बड़े बुजुर्ग है। जुपिटर क्या है? ब्राह्मण देवता है। तो आपने इनका अनादर किया था, इसीलिए जुपिटर के साथ राहु है। आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है। आगे चलते हैं। अब आप मान लीजिए किसी की कुंडली में वीनस के साथ राहु है, या मंगल, वीनस एंड राहु, ऑल थ्री प्लैनेट आर सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, द पर्सन इज born with the curse of a female। उसको पूर्व जन्म में एक सुहागन स्त्री ने, वीनस मार्स, सुहागन स्त्री, ये भृगुनंदी नाड़ी है। वीनस मार्स मीन सुहागन स्त्री, पति पत्नी है ना। तो पूर्व जन्म में किसी सुहागन स्त्री ने जातक को श्राप दिया था। इफ एनीवन इज हैविंग मार्स, वीनस एंड राहु टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, हमको ये थोड़ी देखना है कहाँ बैठे, हमें तो बस ये देखना क्या बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, तो वो चीज है। अब शनि राहु, अब चेक करिएगा जिनके भी कुंभ राशि में पहले से शनि है और राहु ट्रांजिट के वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो ट्रांजिट से पितृ दोष बना हुआ, पितृ श्राप बना हुआ है। मतलब पितरों का श्राप है। लाल किताब तो यहां तक कहती है ये दूषित कुंडली है, श्रापित कुंडली है। तो आपकी कुंडली में जब तक आपको पितरों से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पितरों का ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। कई बार इसके कई मीनिंग है। आई वॉज रीडिंग ए बुक फ्रॉम द केरला, सो यस्टरडे, इसी सूत्र के ऊपर वहां उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है। शनि ओल्ड, शनि ओल्ड, आपके पितरों ने कोई गलती की थी और वो गलती की सजा के लिए आपको चुना गया। हमारे ब्याह पे आप कॉलेज कॉलेज में गए होंगे ना, प्रॉक्सी लगा दीजिएगा। आपका फ्रेंड नहीं है ना, क्लोज फ्रेंड, तो आप टीचर को क्या बोलते हैं अटेंडेंस में? सर प्रॉक्सी लगती है ना, तो समझिए आपकी प्रॉक्सी लग गई। पितरों ने आपको चुना कि जो हमने बुरे कर्म करे हैं। अब लोग कहेंगे जी काय खाम खा की फिलॉसफी क्या है? अरे महाराज, दशरथ जी को श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने, क्योंकि बाण चला दिया था दशरथ जी ने। बोले जैसे हम रोए अपने पुत्र के लिए और प्राण त्याग देंगे, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग के लिए प्राण त्यागना पड़ेगा। श्राप किसको दिया था? दशरथ जी को। सजा किसने भोगी जंगल की? राम जी ने। बात को आप समझिए लॉजिक से। श्राप तो पिता को मिला था, पर पिता के श्राप साथ चूंकि लीनेज होता है ना हमेशा। आप भृगुनंदी नाड़ी से देखें या किसी भी एंगल से देखें, लगना फिफ्थ एंड नाइन्थ इज योर लीनेज। मैं, मेरा पुत्र, मेरे पिता। लगना आई, फिफ्थ हाउस माई किड्स, नाइन्थ हाउस माई फादर, माई लीनेज सर्कल। ऐसे समझना होता है हमें। आर यू बोर्न विद द एज एन ए ब्लेस्ड, और आपको भगवान की कृपा है कि इस जन्म में कि नहीं, कैसे पता करेंगे? गो टू द D60 चार्ट। वहां देखिए कि नवम भाव में इफ मैलेफिक प्लैनेट इज सिटेड इन योर D60, बस इतना ही देखना है। अगर वहां कोई पापी ग्रह बैठा है D60 के अंदर, नाइन्थ हाउस में, आपको ब्लेसिंग नहीं है इस जन्म में। यू आर नॉट ए ब्लेस्ड सोल। आगे चलते हैं। गो टू द D30 चार्ट। दशांश कुंडली के अंदर जाइए, वहां राहु केतु इकट्ठे ही बैठे होते हैं। अगर 10th हाउस में राहु केतु बैठे हैं तो कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस जन्म में। करते रहना उपाय, आप करते रहेंगे तो लाभ मिल जाएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता उपाय कितना कारगर होगा। अभी कोई आप में से कहते नहीं जी मेरा तो नहीं हिला, तो तेरा D30 चार्ट गलत है भैया। सिंपल सी बात है। मैं तो कोई भी चार्ट जो है बिना BTR के करता ही नहीं हूँ। जब तक मैं बर्थ टाइम रेक्टिफाई ना कर लूं, मैं कुंडली आगे भी नहीं बढ़ता। भाई सामने वाले को कंसल्टेंसी देनी है मैंने, और मैं सिखाता भी नहीं। नॉट इंटरेस्टेड। ना ही कोई मेरे से कहे, क्योंकि विद्या का दुरुपयोग बहुत होता है। आगे चलते हैं भृगु बिंदु।
भृगु बिंदु जो होते हैं वो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आते हैं। अगर भृगु बिंदु आपका वहां पे लिखा होगा भृगु पॉइंट, बीपी, इंग्लिश में लिखा होगा बीपी, भृगु पॉइंट, ठीक है। भृगु बिंदु यदि 6, 8, 12 में आ जाए, वहां बैठा हुआ मिल जाए, राशि इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर वृश्चिक राशि में 6, 8, 12 में त्रिक भाव में वृश्चिक राशि आ जाए और वहां भृगु बिंदु हो, तो भाई आपका जन्म कार्मिक है, बात खत्म। सिंपल सी बात है। हमारे नक्षत्र पदा, देखिए, उत्तर भारत में चरण कहते हैं, दक्षिण भारत में पदा कहा जाता है, नक्षत्र चरण, वो भी आपके कार्मिक डेट्स को बताते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी कुंडली में वक्री ग्रह आपके कार्मिक डेट्स के प्लेनेट हैं, बात खत्म, सिंपल सी बात। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आप चेक कर लीजिए, जिसकी कुंडली में 2 वक्री ग्रह हैं, बैंड बजा होता है, और 3 ग्रह हैं, समझो पूरी बारात ही बच गई उसकी, तो एक्सट्रीम संघर्ष मिल जाता है। अब ये जो वक्री ग्रह हैं, मैंने कहा कि आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत बैंड बजेगा। आपको ये भी देखना है वो लॉर्डशिप कहाँ की है। मान लीजिए वो योग कारक ग्रह वक्री हो गए, तो कुंडली तो पूरी डैमेज हो गई ना। अनफॉर्चुनेटली जो प्लेनेट वक्री है वो बाई चांस योग कारक थे उस लगन के, तो यू आर बोर्न विद हैवी ड्यूटी कार्मी डेट्स ना। 3 प्लेनेट कार्मी डेट, 4 हमारे ग्रह होते हैं मेलेफिक, राहु केतु मंगल शनि। मंगल को हटा के बाकी राहु केतु शनि ये हमारे कार्मी डेट्स वाले प्लेनेट। केतु हमारा स्टोर रूम होता है जहां हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब पड़ा होता है। और जोमेटो भाई साहब होते हैं राहु, डिलीवरी इन्हीं के हाथ में लिखी हुई है। डिलीवरी मैन इज द राहु। हमको ऐसे समझना है, ज्यादा दिमाग से नहीं चल रहा। अगर किसी का चंद्रमा 12वें भाव में है, लेट्स चेक इन योर चार्ट इफ यू हैव अ मून इन 12th हाउस, एक तो वो ओवर थिंकर होगा। दूसरा, वो आदमी जितना वीनस से यानी फीमेल से दूर रहे उतना सुखी रहेगा। अगर मेल है तो वो फीमेल को पास नहीं आने दे, वो पैनिक क्रिएट करेंगी। सिंपल सी बात समझिए, डिटेल में मैं क्लास में समझा दूंगा। अब मान लीजिए, बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर हम लोग बथेरी चीजों को समझेंगे। लेट assume someone is having राहु इन द सेकेंड हाउस, इट इज नॉट गुड साइन फॉर द राहु इन द सेकेंड हाउस। उसका कारण ये होता है कि आदमी किसी भी प्रकार का धन जोड़ सकता है सत्य या असत्य कर्म से। सेकेंडली, ये लीनेज ऑफ मैरिज का हाउस भी है, सप्तम से अष्टम, लीनेज ऑफ मैरिज, वहां पर राहु का बैठना अशुभ है। समथिंग इज रॉन्ग विल हैपन इन योर मैरिज लाइफ, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, पर समथिंग विल बी रॉन्ग। अब सूर्य बुध बुद्धादित्य योग है, हाउ मेनी नोस, आई टीच इन द क्लास, कि ये कुल देवी का श्राप भी है। सूर्य बुध कुल देवी का श्राप भी होता है बुद्धादित्य योग के साथ। इन एडिशन ऑफ दैट, बृहस्पति शनि ब्राह्मण का श्राप भी होता है। और हम भृगुनंदी नाड़ी में ये पढ़ते हैं, जुपिटर 9th का लॉर्ड है, सैटर्न 10th का लॉर्ड है, तो धर्मा कर्माधिपति राज योगा। ऐसे नहीं पढ़ना भैया, ये ब्राह्मण का भी श्राप हो सकता है। वो बैठा कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छी जगह बैठा है बृहस्पति एंड शनि, देन इट इज एन राज योगा, धर्मा कर्माधिपति राज योगा। अगर गलत जगह पे बैठा है तो ये कर्स हो गया। और एक बढ़िया बात बता देता हूँ, जितने बाबा जी बैठे हैं ना ज्योतिषाचार्य,
कि जी ये आपका दोष दूर हो जाएगा। पहले तो कुंडली में ये देखो, मैं इस कोर्स के अंदर आपको ये सिखाऊंगा, 3 चीजें सिखानी है मुझे। डायमंड है वो इस कोर्स का सबसे डायमंड हिस्सा। क्या मेरी कुंडली में दोष है? क्या मेरी कुंडली पीड़ित है? क्या मेरी कुंडली में श्राप है? श्राप टारे नहीं टारे? अश्वत्थामा का निकल गया श्राप के? श्राप नहीं टलेगा इस जन्म में। गलत में मत रहना। डिफरेंस करना आना चाहिए। हमको ये समझना पड़ेगा बारीकियों से। आगे चलते हैं। हमारे को कुंडली में ये भी देखना होगा, वेदर आई एम कैरिंग द कुल देवी श्रापम और कुल देवता श्रापम। वो तो नहीं श्राप लगा हुआ मेरे पास, वो देखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, कुंडली में 3 चीजें हमने चेक करनी है, जो मेरा सबसे डायमंड पॉइंट रहेगा इस कोर्स के अंदर। वैसे ये कोर्स 20 क्लास का है, 10 अभी होगा, 10 का पार्ट अलग आएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। पहले मैं ये 10 क्लास में ये वाला पास्ट लाइफ का हिस्सा पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर 10 क्लास आएगा पास्ट लाइफ का। वो बहुत बड़ा है, मैंने इस पर काफी रिसर्च करी है। 3 पॉइंट डायमंड मैंने पढ़ाने हैं, 1 सेकंड में कुंडली में किसी को बता सकते हैं आप, रिलीफ आएगा नहीं आएगा। वेदर यू आर कैरिंग द बाधा और दोषम और द श्राप, कर्स। आई रिपीट माई वर्ड, बाधा, दोषम और कर्स। इफ यू आर कैरिंग द कर्स, कुछ नहीं हो सकता। आई हैव ए कर्स इन माई D30 ना। इन माई D30 देर इज मून इन 8th भावा। किसी माता तुल्य स्त्री ने मुझे श्राप दिया था पूर्व जन्म में। आई एम हैविंग ए श्राप इन माई चार्ट। D30 में जाके पता लगा। श्राप का निवारण नहीं होता, क्षमा याचना होती है कि उसका वेग कम हो। सिर्फ वेग कम हो सकता है। वेग कम का मतलब है पंखा 5 नंबर पे है तो 3 नंबर पे या 2 नंबर पे चला ले आप, बस ये हो सकता है। पंखा बंद नहीं होगा। ये गलतफहमी अगर किसी ने दे रखी है तो निकाल लेना दिमाग से, ऐसे नहीं होता भैया। आगे चलते हैं। वेयर एवर यूर राहु इज सिटेड इन यूर चार्ट, यू हैव ए डिजायर, यू वांट टू एक्सपेंड इन डेट। आपका राहु अगर मान लीजिए 10th भाव में है, तो आप अपने कैरियर में विस्तार चाहते हैं, आपकी वो डिजायर है। दूसरा, राहु जहां बैठेगा वहां आप गलती करेंगे, और खास तौर से 10th हाउस में गलती तब पता लगती है जब लंका लग चुकी होती है। गलती तब पता लगेगी हमें जब बहुत कुछ घटित हो जाएगा जीवन में। आगे चलते हैं। आप देवलोक से आए हैं, मृत्यु लोक से आए हैं, कहाँ कौन से लोक से आप यात्रा कर कर इस जन्म में आए हैं, हम वो भी सीखेंगे और समझेंगे। इफ एनीवन इज बॉर्न इन मूला कॉन्सिलेशन, मूल नक्षत्र में पैदा हुए, 4 चरण होते हैं, मैं क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगा। इफ एनीवन बॉर्न इन मूला मूला कॉन्सिलेशन, ही इज कैरिंग द पितृ दोषा। मूला नक्षत्र में जन्म है, पितृ दोष है उसके पास। लोग आजकल आदर देना भूल गए हैं पितरों को, जीते जी नहीं दे रहे, मरने के बाद खाक देंगे। आपके पैनिक है जिंदगी में, आपके खून चूसने वाले जोंक होती है ना, राहु केतु निकाल दो। सबसे लोएस्ट डिग्री के अंदर 7 प्लेनेट में देखो वो ग्रह कौन सा है, वो आपके खून पीने वाला ग्रह है इस जन्म में। कोई भी ग्रह आपका यदि लोएस्ट डिग्री में है, राहु और केतु को निकाल करके, तो वो आपका खून पिएगा इस जन्म में। अब मैं 1 सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा, थैंक यू। तो आप मेरे साथ क्लास में जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, किस वजह से है, क्या बाधा है, दोषम है या श्राप है। जब तक ये डिफरेंस करना नहीं आएगा, आप कुंडली देख क्यों रहे हो? आप सिर्फ यही बताओगे दशा खराब है, फलाना ढिमाना, घुमाना चालू कर दोगे बात। हम नहीं, घुमाना नहीं है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए एंड
और लाभ लीजिए इसका, ताकि एस्ट्रोलॉजी के सूक्ष्म तत्व जो हैं आपको पता लग सके। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे।